हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12 का सबसे पहला चैप्टर है। जिस तरह से 11 की फ़िज़िक्स का फाउंडेशन मैकेनिक्स है, वैसे 12 की फ़िज़िक्स का फाउंडेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे और आप भूलोगे भी, फिर वापस जाओगे। तो इसको समझने का तरीका यही है कि आप जो भी चीज़ पढ़ो उसका नोट्स बनाओ, रिवाइज करते चलो, वरना जब हम लास्ट फेज़ में पहुंचेंगे तब तक आप इनिशियल फेज़ में जो पढ़ाया गया था उसको भूल जाओगे। और इसका यूज़ ना केवल इस चैप्टर में बल्कि आगे के चैप्टर्स में भी होने वाला है। तो अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। जितने भी हमारी डिस्कवरी हुई हैं आज की डेट में जो एडवांसमेंट हैं बिकॉज इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसका फाउंडेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। सबसे बेसिक फाउंडेशन चार्जेस हैं। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नाम जैसे हमारा सजेस्ट कर रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ चार्जेस के बारे में बात है। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, और स्टैटिक है यानी कि चार्जेस स्टैटिक होने चाहिए। तो स्टैटिक चार्जेस का स्टडी है। और स्टैटिक चार्जेस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्टैटिक चार्ज हमारी बॉडीज़ में बहुत सारे चार्जेस हैं, और अगर हम रब करें तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चार्ज जा सकता है। और एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर, वो चार्ज अप करता है। और क्लाउड्स में भी चार्ज होते हैं। तो अब आपको यहाँ दो पिक्चर दिखाता हूँ। दोनों पिक्चर में ये दो गर्ल्स हैं और ये सेवरल थाउजेंड वोल्ट से चार्ज अप हैं। तो लेफ़्ट साइड की जो गर्ल है वो वैन डी ग्राफ जनरेटर से चार्ज है, और जब वैन डी ग्राफ जनरेटर से चार्ज होते हैं तो ये वोल्टेज हार्मफुल नहीं होता है। और सेकेंड गर्ल इज़ ऑल्सो एक्सपोज टू सेवरल थाउजेंड वोल्टेज, बट शी इज़ इन ग्रेट डेंजर। तो ऐसा क्या है कि ये सेफ़ है और ये सेफ़ नहीं है, ये हमें आगे पढ़ना है। बट अभी अगर मुझे समराइज़ करना हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं और उसके इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो अब हमारे पास एक टर्म आ गया, चार्ज। व्हाट इज़ अ चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो चार्ज क्या है ये बताना मुश्किल काम है। जैसे आपसे पूछे मास क्या है, मास को डिफ़ाइन करो, है ना, लाइट को डिफ़ाइन करो, तो वी कैन नॉट डिफ़ाइन दैट वे। हम ये बता सकते हैं कि लाइट की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम ये बता सकते हैं मास की ये प्रॉपर्टी होती हैं। ऐसे हम बता देंगे कि चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, और ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें होगी उसको हम बोल देंगे चार्ज। चार्ज एग्जैक्टली क्या चीज़ है वो जाने बिना पहले हम सोचते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो चार्ज आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। चार्ज एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, और जिसके कारण अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। मास भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, लेकिन मास में सिर्फ अट्रैक्शन होता है। चार्जेस अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। तो किसी मटेरियल में चार्ज होने से दो मटेरियल्स में चार्ज होने से वो अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, और उनके कारण कुछ फोर्सेस जनरेट होते हैं, जिन फोर्सेस को हम इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक या उनको मिला करके बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को क्रिएट करते हैं। तो चार्जेस मटेरियल की प्रॉपर्टी हैं और जिनके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस क्रिएट होते हैं। चार्जेस आते कहाँ पर हैं? हमको पता है कि पूरा जो मैटर है वो बहुत सारे एटम से बना हुआ है। एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन नेगेटिव। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। और प्रोटॉन के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करते हैं, जिनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। तो हर मैटर में एटम है, एटम में न्यूक्लियस है जहाँ पॉजिटिव चार्ज हैं, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उतनी होती है जितनी प्रोटॉन्स की होती हैं। और एक प्रोटॉन पे जितना ही चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा। तो अगर हम बात करें तो पूरा यूनिवर्स का टोटल चार्ज ज़ीरो है, बट ये ज़ीरो प्लस माइनस में डिवाइडेड है। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज? तो चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी कि चार्ज दो तरह के होते हैं, दो स्टेट में पाए जाते हैं।
एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब किसको पॉजिटिव बोला किसको नेगेटिव बोला वो स्टार्टिंग का कन्वेंशन है। अब हमने डिफाइन कर लिया कि सर्टेन एक तरह का चार्ज है जो पॉजिटिव है, एक तरह का चार्ज है नेगेटिव है। तो स्टार्ट विद हमने बोल दिया प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। और लाइक चार्जेस एक तरह के चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दो अगर हम चार्ज प्लास्टिक रूलर्स को पास में लाएं तो वो रिपेल करेंगे, और दो पॉजिटिव ग्लास रॉड्स को पास में है तो भी वो रिपेल करेंगे, और दो पॉजिटिव एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रॉड को पास में लाएं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। आई थिंक ये बात एकदम क्लियर है। आगे प्रॉपर्टी पे चलते हैं चार्ज की। चार्ज की अगली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चार्ज किसी भी मटेरियल पे एक फंडामेंटल यूनिट के मल्टीपल पे पाया जाएगा। तो सबसे पहले जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है यूनिवर्स में किसी भी मटेरियल पे, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो E होता है। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये मैग्नीट्यूड है तो E को मैं प्लस माइनस में लिख देता हूँ। तो अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि किसी भी मटेरियल पे चार्ज इस E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि किसी भी मटेरियल पे जो चार्ज हो सकता है वो NE हो सकता है। N एक इंटीजर, अगर मैं E को प्लस माइनस ले रहा हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सपोज़ हमारे पास कोई मटेरियल है तो इस पे चार्ज E हो सकता है, प्लस माइनस E हो सकता है, प्लस माइनस 2E हो सकता है, प्लस माइनस 3E हो सकता है, बट वी कैनॉट हैव चार्जेस लाइक 1.2E, वी कैनॉट हैव चार्ज लाइक 3.7E। नेचर में कुछ ऐसे पार्टिकल पाए गए हैं जिनको बोलते हैं क्वार्क। क्वार्क के पास फ्रैक्शनल चार्ज होते हैं। किसी एक क्वार्क 3 स्टेट में पाया जाता है तो क्वार्क के पास चार्ज E/3 2E/3 हो सकता है। तो अब आप बोलोगे कि ये तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि इस पे तो मल्टीपल नहीं है का। बट अगर मैं क्वार्क की बात करूं तो क्वार्क फ्रीली पाया नहीं जाता है। क्वार्क हमेशा पेयर में होंगे और उनका टोटल चार्ज मिलकर के E हो जाएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 3 क्वार्क के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। तो अगर मैं एक फ्रीली पाए जाने वाले एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में बात करूं तो किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वो E का मल्टीपल होगा, और E का मैग्नीट्यूड हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो ये बात क्लियर हो गई। अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद अगली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अगर मैं एक कोई एलिमेंट लूँ, एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, एक एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस E, Z प्रोटॉन का चार्ज प्लस ZE, चारों ओर Z इलेक्ट्रॉन उनका चार्ज माइनस ZE। तो एक एटम का नेट चार्ज 0, तो ओवरऑल मैटर का नेट चार्ज 0। तो यूनिवर्स मैटर से ही बना हुआ है, ओवरऑल चार्ज 0। किसी एक मैटर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जा सकता है। तो अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, नेगेटिव चार्ज निकल गया, पहले नेट चार्ज 0 था तो उसके पास नेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जिसके पास जाएगा उस पर नेट नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैं दो लोगों का सिस्टम ले लूँ, सपोज़ A प्लस B का मैं सिस्टम ले लेता हूँ, और ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इनको क्वारंटाइन कर दिया। A प्लस B टुगेदर क्वारंटाइंड है। क्वारंटाइन मीन आइसोलेटेड। आजकल आइसोलेशन के लिए बेटर वर्ड है, फिजिक्स में एक नया वर्ड रख देना चाहिए आइसोलेशन के बजाय क्वारंटाइन। सो A प्लस B आर क्वारंटाइंड। तो अब उनका टोटल चार्ज कंजर्व होगा। A का मन करे अपना चार्ज B को दे दे, B का मन करे अपना चार्ज A को दे दे या दे ना, तो ओवरऑल दोनों का चार्ज मिल करके कंजर्व होगा। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व होता है हमेशा। ये हो गया कंजर्वेशन चार्ज, बहुत आसान बात है।
आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में कुछ मिक्स प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी, मिक्स प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो जब भी हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में पहला ख्याल आना चाहिए स्केलर है, वेक्टर है। तो चार्ज एक अच्छी चीज़ है, स्केलर है। स्केलर तो आपको डायरेक्शन का झाम नहीं होगा, आसानी से काम कर लेंगे। इसकी यूनिट हो गई कूलम, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारा काम किया था कूलम साहब ने। फैराडे जी ने भी बहुत काम किया था, लेकिन कूलम ने बहुत इंपॉर्टेंट लॉ दिया, कूलम्स लॉ। इसलिए उनको ऑनर करते हुए उनको बोला कि आपकी टाइटल को हम चार्ज की यूनिट बना देते हैं। तो चार्ज की यूनिट है कूलम। चार्ज जो होता है हमेशा चार्ज होने के लिए मास होना ज़रूरी है। मैटर पे चार्ज होगा, क्योंकि मैटर के अंदर ही चार्ज है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में चार्ज है नहीं। तो चार्ज होने के लिए मैटर की ज़रूरत है। लेकिन मैटर बिना चार्ज के हो सकता है। अगर ओवरऑल मैटर है उसमें नेट चार्ज 0 हो सकता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट अ मैटर चार्ज के आवरण के लिए, चार्ज को जैसे एक आत्मा को एक शरीर की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे ही आप समझ लो कि चार्ज को एक मैटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैटर जो है वो बिना चार्ज के रह सकता है, मतलब मैटर पे नेट चार्ज 0 हो सकता है। तो ये बात क्लियर हो गई। चार्ज इज़ रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है इस लेवल पे। व्हाट डज दैट मीन? इनवेरिएंट का मतलब जो चेंज ना हो, रिलेटिविस्टिकली का मतलब जो वेलोसिटी के साथ, रिलेटिव वेलोसिटी के साथ। तो चार्ज के बजाय आप लोगों ने कहीं ना कहीं E=mc² टाइप की चीज़ पढ़ी होगी, है ना। इधर उधर से आप लोग पढ़ते रहते होंगे, है ना, कहीं साइंस फिक्शन, कहीं मूवीज़ वगैरह में। तो E=mc² के आसपास की एक और चीज़ है, टाइम ट्रैवल पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। तो ऐसे ही मास जो होता है वो वेलोसिटी के साथ चेंज होता है। क्या वेरिएशन होता है? m=m0/1 - v² m0 वो मास है जब वो रेस्ट पर है, इसको बोलते हैं रेस्ट मास। और m वो मास है जबकि मास v वेलोसिटी से चल रहा होता है। c है स्पीड ऑफ लाइट, बहुत ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। और v है मैटर की स्पीड। हम डे टू डे लाइफ में कितनी स्पीड पा सकते हैं? सोचो ज़रा, 10 मीटर/सेकंड, 20, 100, 50, 200, 1000। आई एम टॉकिंग इन मीटर/सेकंड। और बढ़ा लेते हैं, 2000, 5000, 10,000। मैं अपर लिमिट रखता हूँ डे टू डे लाइफ में, जिसमें 11.2 किलोमीटर/सेकंड, यानी कि 11.2 × 10⁻³ मीटर/सेकंड। इससे ज़्यादा स्पीड अगर किसी को दे दोगे तो वो अर्थ से बाहर निकल जाएगा, तो आपके डे टू डे लाइफ का चीज़ नहीं रहेगा। मतलब डे टू डे लाइफ जो आपके आसपास है, आप उसके साथ खेल सकते हो, उनके बारे में सोच सकते हो। तो अगर किसी की स्पीड 10⁻11.2 किलोमीटर/सेकंड हो गई तो स्किप कर जाएगा। तो चलो ये अपर लिमिट है। अगर इस अपर लिमिट भी दे दिया जाए तो भी आपका v/c के बाद स्क्वायर भी करना बहुत छोटा 1 की तुलना में, स्टिल इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड टेंडिंग टू 0। तो m इज़ स्टिल m0। m की वैल्यू बढ़ेगी अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के पास पहुँचे। इनफैक्ट कुछ इस वेरिएशन से, अगर इसका आप ग्राफ देखना चाहो, मास का वेरिएशन विद v/c। तो v/c किसी भी मटेरियल पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इसका जो मास वेरी करता है, अगर v/c की वैल्यू 0 है तो m0, और v/c बढ़ेगा तो ये वैल्यू कुछ ऐसे जाएगा, when v/c will tend to 1, m will tend to infinite. So that was about mass, क्योंकि हमें इसके बारे में ज़्यादा आइडिया। Now the good thing is that चार्ज इज़ रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। का मतलब कि अगर हम किसी मटेरियल पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट के आसपास भी चलाएं तो उसके अंदर के अच्छा एक बात और समझिए कि जब कोई चीज़ बहुत स्पीड से चलती है तो उसके डायमेंशन श्रिंक करने लगते हैं।
उसको बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम श्रिंक कर जाता है। बट जो भी मैटर है वो मैटर श्रिंक कर गया लेकिन उसका चार्ज वही रहेगा। तो आप स्लो स्पीड में रहो या फास्ट चलो तो चार्ज वेरी नहीं करेगा। बट एक अच्छी चीज़ होती है, आगे बात भी करूँगा, क्या चार्ज डेंसिटी, इसको सोच के रखिएगा, इस पर अभी आऊँगा मैं। क्या चार्ज डेंसिटी इज ऑल्सो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट? ओके, दिस इज अ थिंग, समथिंग टू थिंक ओवर। आगे बढ़ते हैं। चार्ज जो है वो सिर्फ एक रेस्ट पे रखा हुआ चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर कोई चार्ज चल रहा होगा तो वो कुछ और फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब बहुत सारी फील्ड होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, सो मेनी फील्ड्स। इनके बारे में कुछ आगे बात करेंगे, बट कुछ अलग तरह की चीज़ें प्रोड्यूस करता है। अभी उसका नाम देते हैं कि स्टैटिक चार्ज एक नया रीजन क्रिएट करेगा, उसमें कोई लोग आएंगे तो उन पर कुछ असर होगा। तो स्टैटिक चार्ज एक चीज़ क्रिएट करता है जिसको बोल दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, और मूविंग चार्ज जो प्रोड्यूस करेगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में समझेंगे। और मूविंग चार्ज भी कैसा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता हुआ। अगर एक्सेलरेटिंग मूविंग चार्ज होगा तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। तो ये सब फैक्ट्स हैं। ये कैसे आ रहे हैं, ये फैक्ट इस लेवल 10+2 में तो आपको पता नहीं चलेगा, इसको एज अ जनरल नॉलेज यूज़ करना होगा। इन फैक्ट से जो डेराइव फैक्ट आएंगे वो हमें स्टडी करना। तो हमने चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमारे पास 24 कैरेट गोल्ड की रिंग है जिसका मास है 17.7 ग्राम। गोल्ड का एटॉमिक मास 197 ग्राम पर मोल और एटॉमिक नंबर है 79। तो कितने प्रोटॉन हैं और व्हाट इज़ देयर टोटल चार्ज? इसको मैं सॉल्व न्यूमेरिकली नहीं करूँगा और मैं इसके स्टेप्स को ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो देखते हैं। तो हमारे पास है वी हैव 17.7 ग्राम ऑफ गोल्ड। अगर हमारे पास 197 ग्राम गोल्ड होता तो उसके 197 ग्राम गोल्ड का मतलब कि हमारे पास 1 मोल गोल्ड होता। 1 मोल गोल्ड होता तो इसका मतलब कि हमारे पास Na एटम्स होते। Na एटम्स होते तो हर एटम में Na न्यूक्लियस होते और एक एटम में Z प्रोटॉन्स होते हैं जो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो Na एटम में कितना इसका Z है एटॉमिक नंबर 79। तो 79 इंटू Na प्रोटॉन्स होते। इज इट राइट? और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसा तो 197 ग्राम गोल्ड होने पे होता, बट हमारे पास सिर्फ 17.7 ग्राम गोल्ड है। तो हमारे पास कितने प्रोटॉन्स होंगे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अच्छा हमें प्रोटॉन्स बताने हैं और ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, चार्ज नहीं बताना था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इतना ही होगा। ये तो 197 ग्राम में, तो 197 में 79 इंटू Na का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 और ये 197 में है तो एक में हो जाएगा डिवाइड बाई 197 और 17.7 में कितने, उसको 17.7 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतने प्रोटॉन हो गए। और फिर बोलते हैं कि अगर इसके पास कोई नेट चार्ज ना हो तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन का जितना चार्ज होता है उसी का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो हमारा ए ऑप्शन आया वही ऑप्शन बी हो जाएगा। तीन बात क्लियर है ये।
आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पे आते हैं। तो 3 तरह के मटेरियल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी मटेरियल्स के टाइप 3 होते हैं। एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। तो सपोज़ ये आपके पास कोई भी एक एटम ले लेते हैं। तो ये एटम है, एटम में ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब ये जो इनको रिवॉल्व कर रहे हैं और एक कूलम फोर्स लगा हुआ है, फोर्स लग रहा हुआ है और वेलोसिटी से चक्कर लगा रहे हैं। तो जितने दूर वाले जो होंगे आउटर शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कमज़ोर होता है, दूर है। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स है कूलम फोर्स, Q²/r², R बढ़ेगा तो फोर्स बहुत तेज़ी से कम होगा। तो ये कमज़ोर तरह से इसके अटैचमेंट है। अब इनको कहीं से थोड़ी एनर्जी मिल जाए, उनको कहाँ से एनर्जी मिलेगी? जैसे मान लो कि कोई आप अपने आसपास के कुछ लोगों को रिलेट करो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही विद्रोही टाइप के होते हैं, घर में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी कमा नहीं रहे हैं इसलिए घर नहीं छोड़ पा सकते, कुछ करना चाहते हैं बट लेकिन अभी पैसे नहीं है इसलिए क्या करें, मतलब मन हार करके घर पे ही। लेकिन कोई दोस्त आया, कुछ बोला कि यार तुझको ये करना, लो ये मैं पैसे दे रहा हूँ कर, तो घर छोड़ दिया उसने, अपना काम करने निकल गया। वैसे ही ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मन तो नहीं कर रहा है इस घर में। ये घर का नाम है एटम और ये शहर का नाम है मैटर, ये पूरा मैटर है। तो अब इसको कहीं से इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को छोड़ के निकल जाए। अब इनको कोई पैसे देने तो आएगा नहीं, इनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इनको एनर्जी हीट के फॉर्म से मिलेगी। तो हीट के फॉर्म से मिल गई रूम टेम्परेचर पे। तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो रूम टेम्परेचर से ही इतनी एनर्जी पा जाते हैं कि उनका वैलेंस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाता है। अब डिटैच तो हो गया, अपने घर को छोड़ दिया, घर का मतलब एटम, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं कि अपने इस शहर यानी कि मैटर को छोड़ सकें। तो क्या करेंगे? अपने शहर में कभी इस दोस्त के यहाँ, कभी उस दोस्त के यहाँ, इधर से उधर भटक रहे हैं। और ये भटक रहे हैं तो यानी कि इनकी मोबिलिटी ज़्यादा है। ऐसे लोगों को बोलते हैं कंडक्टर। अगर इन्हीं कंडक्टर को थोड़ी सी और एनर्जी मिल जाए तो अपना शहर छोड़ करके अभी लखनऊ से बॉम्बे चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, तो उसको आगे आप पढ़ोगे, ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या थर्मियोनिक एमिशन, जिसमें इतनी एनर्जी मिल गई कि अपना शहर यानी कि मैटर को ही छोड़ दिया। बट अभी नहीं, अभी इतनी एनर्जी मिली है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है अपने एटम से बाहर निकल गया। अब वो मैटर के अंदर बहुत एम्प्टी स्पेस है, उसी में टहल रहा है। इन्हीं के टहलने से ही, इन्हीं के चलने से ही करंट बनती है। तो ऐसे मटेरियल जिसमें इस तरह की चीज़ हो रही है। अच्छा एक बात और, जो वैलेंस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जब तक वो वैलेंस शेल में है तब तक वो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब वहाँ से बाहर निकल गया, मुक्त हो गया, अब एटम के अंदर घूम रहा है, अब उसका नाम हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसा हो रहा है किसमें? कंडक्टर्स में। अब फ्री इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा आप इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स फिगर्स की बेसिस पे। तो मान लो कि आपके पास एक कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 6, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया गोल्ड का 197 था, इसका एटॉमिक वेट है 63.5 ग्राम। इसका मतलब कि आपके पास एक छोटा सा कॉपर का एक कड़ा मिल जाए, हाँ ज़्यादातर लोग पहनते हैं, 100 ग्राम का तो होता ही है। तो उस 63.5 ग्राम के कड़े में कितने एटम्स होंगे? Na एटम्स होंगे। Na एटम का मतलब क्या? 10⁻23 के ऑर्डर के एटम्स हैं। हर एक एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो जाए, वो आपका जो कड़ा, वो सोचो इतना छोटा सा कड़ा है, उसमें से 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद होकर के उसी छोटे से वॉल्यूम में घूम रहे हैं।
आप इमेजिन करो कि इतने छोटे से वॉल्यूम में 10⁻23 चल रहे हैं। स्पीड क्या होती है अगर उसको कैलकुलेट करें, उनकी स्पीड होती है 10⁻26 मीटर पर सेकंड के आसपास। इतनी कम जगह में इतने सारे लोग इतनी स्पीड से चल रहे होंगे तो क्या आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर पाओगे? यू विल नॉट बी एबल टू लोकेट इट। तो आपको जो चीज़ मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड, उसी को नाम रख दिया जाता है इलेक्ट्रॉन गैस। गैस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, एक यूनिफॉर्मली डिफ्यूज स्ट्रक्चर होगा, किसी एक जगह पर नहीं। ऐसा नहीं कि इस जगह ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इतना तेज़ चल रहे हैं कि एक जगह रुक ही नहीं सकते। तो पूरे मैटर के अंदर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन गैस मिलेगा। ये कंडक्टर की खासियत है। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे हम पढ़ेंगे, फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे और अगर उनको एक पाथवे मिल जाए तो एक करंट बन जाएगी। तो कंडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कम हो और वो आसानी से निकल सके। और तो ये बात हो गई कंडक्टर की। कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग इलेक्ट्रॉन गैस भी बोल देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत तेज़ी से चल रहे होते हैं। और फिर उसके बाद होते हैं सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर में कंडक्टिविटी बहुत लार्ज होती है। सेमीकंडक्टर में लार्ज तो बहुत होती है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता कंडक्टर हमारे लिए। लार्ज जो होता है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। सेमीकंडक्टर बहुत ही पावरफुल चीज़ है, उसका एक अलग चैप्टर लास्ट में। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ऐसी चीज़ है जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसलिए यूज़फुल है। कंडक्टर से काफ़ी कम है कंडक्टिविटी, बट उस कंडक्टिविटी को हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके अपने हिसाब के डिवाइस, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने सेल फोन से, दैट इज़ सेमीकंडक्टर डिवाइस। पीपीटी चल रही है मेरे लैपटॉप में, दैट इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। वी ऑल आर सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो बहुत ही लेस पावरफुल है कंडक्टर से, लेकिन मच 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 यूज़फुल, मोर यूज़फुल दैन कंडक्टर। सबका अपना अपना यूज़ है। और फिर तीसरा है इंसुलेटर, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन अगर ना के बराबर होंगे तो कंडक्शन भी ना के बराबर होगा। इनकी भी ज़रूरत है हमको। अगर एक कंडक्टिंग वायर है, एकदम नेकेड कंडक्टिंग वायर है, आप उसको टच कर लो तो आपको शॉक लग जाएगा। तो हमको कुछ ऐसे भी लोगों की ज़रूरत है जो हमको शॉक से बचाए। ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा इंसुलेटर। तो ये 3 तरह के मटेरियल हो गए और इनकी ऑर्डर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को आगे आपको टेबल्स में बता दिया जाएगा। तो ये बात हो चुकी है, वैसे इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं चार्ज डेंसिटी। मास डेंसिटी पढ़ा हुआ आपने। नॉर्मली आपने सिर्फ डेंसिटी बोला, तो जब भी आप डेंसिटी बोलते थे तो बोलते थे मास अपॉन वॉल्यूम। तो लेकिन बहुत चीज़ की डेंसिटी होती है, तो इसलिए अब हम उसके पहले नाम लगाएंगे जिसकी डेंसिटी। तो मास डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का मास। चार्ज डेंसिटी 3 तरह की होती हैं, होती तो एक ही तरह की, वो हमने उसको अपने फास्ट यूज़ करने के लिए उनके और नाम दे दिया। तो होता एक ही है बेसिकली। तो जो होता है वो चार्ज डेंसिटी, लेकिन अब उसको हमने बोला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो व्हाट इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? चार्ज किसी वॉल्यूम में भरा हुआ। मान लो कि ये एक कोई मटेरियल है, इस मटेरियल में चार्ज भरा हुआ है। और अच्छा एक बात, तो अभी थोड़ी सी हम थोड़ा सा बैक चलते हैं। कंडक्टर नॉन कंडक्टर की कुछ और स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है। एक मोटी मोटी प्रॉपर्टी जो अभी स्टार्टिंग में, जब तक हम उनको डिटेल में ना बात करें, बात कर लेते हैं। जैसे ये एक नॉन कंडक्टर, अगर मैं इसका चार्ज यहाँ पर रख दूँ तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ये चार्ज यहाँ से यहीं कहीं रह जाएगा, यहाँ से यहाँ चल करके नहीं आएगा। लेकिन अगर ये कॉपर का वायर हो, अगर हम इसको चार्ज यहाँ पर रख दें तो चार्ज अपने आप इसकी ज्योमेट्री के हिसाब से स्प्रेड हो जाएगा, और चूंकि मैं इसको टच कर रहा हूँ तो मेरे तक भी आ जाएगा। तो नॉन कंडक्टर में जिस जगह आपने चार्ज छोड़ दिया वहीं का वहीं रह जाएगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा। और कंडक्टर में चार्ज दोगे तो आपने छोड़ा, बस भूल गया आपको। उसके बाद बाकी वो कैसे एडजस्ट करेगा अपने आप को? बाकी एडजस्ट करेगा अपनी ज्योमेट्री और आसपास के लोगों के हिसाब से। स्फेरिकल है तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। कोई नुकीला टाइप का चीज़ है, सुई की टाइप की चीज़, तो उसकी नोक पे जाकर के एकुमुलेट हो जाएगा।
ये सब आगे की बात है। तो अभी सपोज मान लो कि हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। अब इसमें हमने ठूस ठूस के चार्ज भर दिया। अब हमने भरा है तो हमारी मर्जी, हमने कैसे भरा, हमने कुछ इधर कम भरा और इधर कहीं ज़्यादा भर दिया, कुछ ऐसे भर दिया। तो इसमें अगर मैं बात करूं, अगर मैं इक्वल वॉल्यूम के कुछ कुछ रीजन सेलेक्ट कर लूं अलग अलग जगहों पे, कुछ मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ इक्वल वॉल्यूम का, कुछ रीजन ये ले लेता हूँ, कुछ ये ले लेता हूँ, कुछ ये ले लेता हूँ, कुछ ये ले लेता हूँ, तो इसमें अलग अलग जगह पे इक्वल वॉल्यूम पे अलग अलग चार्ज आ रहा है। तो मैं जनरल बात करना चाहता हूँ। तो चार्ज डेंसिटी एक्चुअली एक पॉइंट फंक्शन है। तो पहले मैं किसी एक छोटी सी जगह पे बात करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए कि ये कोई लोकेशन है, इस लोकेशन में मैंने एक बहुत छोटा सा वॉल्यूम सेलेक्ट किया। ये जो स्मॉल वॉल्यूम सेलेक्ट किया हुआ है, अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। इस वॉल्यूम को मैं बोल देता हूँ ए लिटिल वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को बोल दिया डीवी। जहाँ डी लग जाए उसका एक बहुत ही लिटिल चेंज, इतना लिटिल चेंज कि आप उसको मेज़र ना कर पाओ। इस इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वॉल्यूम में जो चार्ज कंटेन है वो चार्ज कंटेन है डी क्यू। तो हम बोलेंगे कि इस लोकेशन, ये इतना छोटा है, यहाँ पर आपको बड़ा दिख रहा है, अगर dv जैसे आप dx dy dz लिख दो का मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, तो ये पॉइंट साइज ऐसा है, तो ये पॉइंट p है। तो इस पॉइंट p पर अगर मैं बात करूं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट p, एट p, ये पॉइंट फंक्शन है। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू लिटिल चार्ज कंटेन डिवाइड बाई dv। तो किसी ओवरऑल चार्ज अगर निकालना है तो ये हमारा जो मटेरियल है टोटल चार्ज कितना कंटेन कर रहा है, तो आप क्या करोगे डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा। अगर रो कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर निकल आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन टोटल चार्ज, रो बाहर निकल गया, dv का इंटीग्रेशन टोटल v, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू रो इनटू टोटल वॉल्यूम। तो आप एक सिंपल एक्सप्रेशन ये लिख सकते हो कि अगर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है तो इफ रो इज कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, जो कि इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो लेकिन अगर मिल गया तो आप लिख दो रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो हमें बेसिकली रो की सहायता से, यानी कि टोटल चार्ज बराबर रो इनटू टोटल वॉल्यूम, और अगर नहीं मिला तो हमको ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और जिसको एक अगले एग्जाम्पल में आपको करके दिखाता हूँ मैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो 5.2 पे आ गए। अभी एक और इस पे एग्जाम्पल है। 5.2 पहुंचने के पहले चार्ज डेंसिटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ये सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग, इसकी रेडियस दे रखा हुआ है कैपिटल R, इसकी रेडियस है यूं, और इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भरा हुआ। अच्छा, ये जो मैं ले रहा हूँ मैंने स्पेसिफिकली ये वैल्यू यूज़ किया, आगे आपको इसका रिज़ल्ट याद करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। इसमें बहुत सारे रिज़ल्ट्स आपको याद करना है, तो हर एग्ज़ाम्पल जो मैं लूँगा वो आगे कहीं ना कहीं यूज़ भी होगा। वैसे यहाँ पर अभी पहले तो आपको इसको मेथड समझना है, लेकिन मेथड तो समझना है बट एट द सेम टाइम ये रो भी इम्पॉर्टेंट है, इसका जो आंसर आएगा वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, आर का फंक्शन। इस बात का क्या मतलब हुआ, मैंने अभी बता दिया कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पॉइंट फंक्शन होता है, एक पॉइंट पे डिफाइन करते हैं। अगर कांस्टेंट है तो हर जगह एक ही हो जाएगा। तो ये हर आर, सेंटर से जितने पॉइंट जो आर दूरी पर होंगे, तो सेंटर से आर दूरी वाले पॉइंट एक स्फीयर में आएंगे। इस स्फीयर के पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी सेम है, और
एन पता नहीं हमको पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आर के बढ़ने पे रो बढ़ रहा है घट रहा है, बट चलो ये आर पे डिपेंड कर रहा है ये। तो हमको इसका टोटल चार्ज निकालना है। तो अब क्या करें, इसको कुछ एलिमेंट्स बांटते हैं। एक स्फीयर है, यूनिवर्स आप समझ लो, आगे उसका भी यूज़ करना है, यूनिवर्स की एनर्जी निकालनी होगी। तो यूनिवर्स को बहुत सारे शेल्स में बना हुआ माने, यूनिवर्स हमारा आर रेडियस का एक शेल जिसकी रेडियस आर से लेकर के आर प्लस डी आर के बीच में हो, कुछ इस तरह से। यह भी हमको बना बनाया मिल जाएगा, जिसको मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है, कुछ इस तरह से ये। तो इस शेल की जो रेडियस, ये शेल है बहुत ही थिन शेल है। यहाँ पर मैंने डायग्राम की क्लैरिटी के लिए इसकी थिकनेस कुछ दिखा दी। तो ये आर है और इसकी थिकनेस हो गई डी आर। डी आर फिर से मैं बोल रहा हूँ इतना छोटा है कि हम मेज़र ना कर पाए। इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो ये जो आपको शेल दिख रहा है इसके इनर सरफेस का आर रेडियस, इसके इनर सरफेस का जो वॉल्यूम होगा, क्या ये वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, ये वाले का वॉल्यूम। इस 4 पाई आर स्क्वायर को थिकनेस डी आर से मल्टीप्लाई कर दें, हमको इसका चार्ज मिल जाएगा। तो इस शेल का वॉल्यूम हो गया डी वी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अच्छा, ये डी आर इतना छोटा, ये जो हमारा रो है वो आर के साथ बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम इधर से इधर बढ़ेंगे, हम कहीं यहाँ से ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, यूँ आगे बढ़ रहे हैं, इसका रो चेंज हो रहा है। बट अभी मैं इतनी दूरी आगे बढ़ा, ये डी आर इतना कम है कि ना के बराबर। तो ये जो मैंने शेल लिया है इस रीजन में, तो मान सकता हूँ कि रो कांस्टेंट है। तो हमने यहाँ पर अभी देख लिया था, ये देखा था कि डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। तो इस डी वी वॉल्यूम में जो चार्ज कंटेन होगा उसको लिख देते हैं, चार्ज कंटेंट इन दिस डी वी वॉल्यूम डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। और रो की वैल्यू रखा मैंने ए आर पावर एन, और ये रो है, डी वी की जगह रख दिया 4 पाई ए आर स्क्वायर डी आर। सुटेबल लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर दें। जो कांस्टेंट चीज़ है, दिस इज़ 1 मिनट, ए तो ऑलरेडी है, तो इंटीग्रेशन के बाहर जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 4 पाई ए को बाहर निकाल लिया, अंदर आ गया आर पावर एन प्लस 2 डी आर। इसको इंटीग्रेट करना है, जहाँ तक चार्ज है 0 से कैपिटल आर तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ओवरऑल चार्ज हमको मिला 4 पाई ए आर पावर, एक बढ़ जाएगी पावर एन प्लस 3 एन डिवाइड बाई एन प्लस 3। तो ये आ गया हमारे पास चार्ज का एक्सप्रेशन, जो कि ये कंटेन कर रहा है, एन पे डिपेंड करेगा। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बाद अगला नंबर है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये हम क्यों डिफाइन करते हैं इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज़ मेरे पास ये एक पेज है, ये एक पेज है, इस पेज का थिकनेस हर जगह सेम है। तो ये यूनिफॉर्म थिकनेस का पेज है, और अगर मैं इस पेज में कोई एरिया, सपोज़ इस पूरे पेज का एरिया हमें पता हो, मास पता हो, तो मैं इसके किसी सर्टेन एरिया का मास बता सकता हूँ, या मुझे इसके यूनिट एरिया का मास पता चल रहा है। मान लिया कि मैंने ये जो एरिया सेलेक्ट किया है, इस एरिया का मास कुछ 1 ग्राम हो जाए, यूनिट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का मास 1 ग्राम। मास वॉल्यूम में ही कंसंट्रेटेड है, लेकिन ये एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है, इसका जो मास है वो 1 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया 1 ग्राम, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया 100 ग्राम डायरेक्टली हो गया, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ये अगर कुछ ऐसा होता कि इसको मैंने ये पूरा शीट लिया हुआ है, इस शीट में इसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है। अब मैं कुछ ऐसे कर लूँ कि इधर थिकनेस ज़्यादा हो,
ये थिकनेस ज़्यादा हो और ये थिकनेस कम है, कुछ वेरिएबल थिकनेस का ले लूँ। और अब मुझे इसके यूनिट एरिया का यहाँ पर कुछ एरिया सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ पर एरिया सेलेक्ट करूँ, उनके मासेस अलग होंगे। तो इसका कुछ फ़ायदा हो सकता है फास्टर कैलकुलेशन के लिए। तो इसका फ़ायदा तब हो सकता है जब हमारे पास जो मटेरियल है वो कुछ शीट टाइप का हो, प्लेट टाइप का हो, जिसकी थिकनेस हर जगह बराबर हो। तो हमको पता तो ये है कि जो मास है मैटर है, वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम को फिर हम उसका लिख देंगे उसकी थिकनेस इनटू एरिया। थिकनेस हर जगह सेम है, तो इफ़ेक्टिवली बोल देंगे कि जो मास है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है। तो एक डायमेंशन से बच जाएंगे और वो ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा। एक बड़ी सी शीट दिया होगा, आप अगर कोई चीज़ ख़रीदने जाओ, कोई शीट ख़रीदने जाओ मार्केट में, तो आपको वो एरिया के हिसाब से बेची जाती है, ना कि वॉल्यूम के हिसाब से बेची जाती है कि नहीं? क्योंकि उसका एक डायमेंशन तो कांस्टेंट करके रख दिया, उसकी थिकनेस कांस्टेंट है हर जगह, इसलिए ज़्यादा एरिया मतलब ज़्यादा वॉल्यूम, लेकिन मास तो उसके वॉल्यूम में ही है। बट इसको थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमने बोला कि अगर एरिया सेम, थिकनेस सेम होगा, देन मास इज़ प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो पहली बात, इसको हम यूज़ कहाँ पर करेंगे? दिस इज़ यूज व्हेन, ये सारी बात मैं मास के लिए बोल रहा था, अब यही बात मैं चार्ज के लिए कर दूं। तो यूज्ड फॉर शीट लैमिना ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, थिकनेस यूनिफॉर्म होनी चाहिए तभी हम इसका यूज़ करेंगे। तो उसका शेप कैसा भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि परफेक्ट हमारा डिस्क शेप का हो या स्क्वायर शेप का हो। तो मैं ऐसा कोई आर्बिट्री शेप का ये एक लैमिना बना लिया और इस लैमिना की थिकनेस सेम है हर जगह, कुछ ऐसा, ये इसमें हमने अब एक छोटा सा मास सेलेक्ट किया, एक पिल बॉक्स इंसर्ट किया। थिकनेस बहुत छोटी है लेकिन फिर भी मैं उसको दिखा रहा हूँ। तो ये बहुत ही, इसकी थिकनेस हर जगह यूनिफॉर्म है और इस थिकनेस को भी अभी मैं लिख रहा हूँ। तो ये थिकनेस मान लीजिए कि है T। अब मैंने यहाँ पर एक मास एक खींच के निकाला कुछ इस तरह से। अगर ये जो आपको पिल बॉक्स दिख रहा है, इसका ऊपर वाले सरफेस का जो एरिया है, ये एरिया को बोल दिया जाए DA। इसमें पूरा का पूरा जो चार्ज कंटेन हो वो कंटेन चार्ज DQ हो। तो इस लोकेशन पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू DQ बाई DA। सही है, चार्ज अपॉन एरिया और चार्ज अपॉन वॉल्यूम था। हमारे लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उस जगह का कितना हो जाएगा, DQ अपॉन वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया इंटू हाइट। हाइट उसकी हो गई थिकनेस T इंटू DA। तो DQ बाई DT को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DQ बाई DA को सिग्मा लिख सकते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 मिनट, यहीं पे लिख सकते हैं, ये रो है, DQ बाई DA की जगह सिग्मा लिख दें तो ये हो गया हमारा सिग्मा बाई T। तो सिग्मा बराबर रो T हो गया है। सिग्मा और रो में रिलेशन है, सिग्मा इज इक्वल टू रो T। बात क्लियर हो गया, सिग्मा और वो ऐसे अभी आगे एक और मिलेगा। और इसी पे आ जाए, ये हमारा अगेन दिस इज़ अ पॉइंट फंक्शन। अगर सिग्मा हर जगह यूनिफॉर्म है, जैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म था, तो रो बराबर टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। ऐसे ही अगर सिग्मा कांस्टेंट हो हर जगह तो बढ़िया है, फिर हम लिख देंगे सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया, राइट। ये हो गया। अच्छा, इसमें कंडक्टर नॉन कंडक्टर में
थोड़ा सा फ़र्क आएगा आगे, बट अभी मैं वो नहीं बताना चाहता हूँ वरना अननेसेसरी कन्फ्यूजन अराइज होगा। तो कई बार इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, तो इस समय इग्नोरेंस ब्लिस है क्योंकि ज़्यादा चीज़ इस समय बताने पे कन्फ्यूज़न होगा, आगे बात करेंगे उसके बारे में। तीसरा चार्ज डेंसिटी, अच्छा इस पे भी एक एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल। तो देखते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक हमारे पास नॉन कंडक्टिंग डिस्क है जिसकी रेडियस r है और वो कुछ यूँ बना लेते हैं ऐसे। जब डिस्क बोला गया इसका मतलब कि उसकी थिकनेस हर जगह सेम होगी और इसकी रेडियस दे रखी हुई है r कुछ यूँ। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इज वेरिंग विद डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से r दूरी पे हम चलें कुछ यूँ, तो इस जगह का सिग्मा ये दे रखा हुआ है, सिग्मा नॉट 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। हमको इसका टोटल चार्ज बताना है। दिस इज दिस शुड बी वेयर सिग्मा टोटल चार्ज बताइए। तो क्या करो, जैसे हमने स्फीयर को बहुत सारे एलिमेंट बांटा था, स्फीयर को हमने शेल्स में बांट लिया था, तो डिस्क को हम रिंग्स में बांट लेंगे। तो इसको मैं r से r प्लस dr के बीच की एक रिंग में एक रिंग ले लूँ और इस रिंग का, अच्छा इस चैप्टर में ये इंटीग्रेशन स्किल बहुत तगड़ी होनी चाहिए। घड़ी घड़ी पर आपको इंटीग्रेशन करना है। अगर इंटीग्रेशन में दिक्कत है, थोड़ा सा बढ़िया से आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कर लें और थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। तो या तो आपको बहुत मज़ा आएगा या तो बड़ा टॉर्चर होगा, दो में से एक हो सकता है। और आपको चूज़ करना है कि आपको आनंद लेना है या टॉर्चर चाहिए। तो इसमें मैथमेटिक्स का तो कोई एस्केप नहीं, उतना तो करना ही पड़ेगा। और मैथमेटिक्स फिज़िक्स की लैंग्वेज है, जहाँ एस्केप करोगे, जितना बचने की कोशिश करोगे उतना और डर आएगा। तो फिर बढ़िया से हेड ऑन लड़ते हैं मैथ्स, है ना, बढ़िया सिंपल मैथ्स है। तो ये हमने रिंग लिया, इस रिंग की थिकनेस है r और dr और रेडियस है r, इसका एरिया चाहिए। तो मान लो कि ये रिंग है, एक पतली सी रिंग है, एक पट्टी जैसा, इसको कैंची से कट कर दो और उसको सीधा कर दो। r रेडियस का था, सीधा करेंगे तो इसकी लेंथ 2 पाई r हो जाएगी कि नहीं। उसकी थिकनेस कितनी थी, dr। तो एक पट्टी बनी जिसकी लेंथ हो गई 2 पाई r और थिकनेस है dr। कितना एरिया हो गया, 2 पाई r dr हुआ। तो ये जो मैंने पट्टी लिया हुआ है, सर्कुलर पट्टी, काटने पे रेक्टेंगुलर पट्टी हो गई, उसका एरिया हो गया है 2 पाई r dr। तो इस एरिया में जो चार्ज कंटेन होगा dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू da। सिग्मा लोकल वैल्यू है उस जगह की r दूरी पे, तो dq में मैं अब सिग्मा रखता हूँ, सिग्मा नॉट 1 माइनस r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर, और dA की जगह रख दिया जाए 2 पाई r dr। अब सुटेबल लिमिट के साथ इंटीग्रेट करते हैं, इधर dq आया और 2 पाई सिग्मा नॉट को बाहर निकाला जाए, अंदर बचेगा r माइनस r क्यूब बाई r स्क्वायर और ये dr, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। इधर भी इंटीग्रेट करें, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करें, जहाँ से यहाँ तक चार्ज है, कहाँ चार्ज है, जहाँ तक डिस्क है, 0 से कैपिटल R। तो लेफ्ट हैंड साइड विल गिव अस टोटल चार्ज, वही निकालना है। राइट हैंड साइड में आ गया 2 पाई सिग्मा नॉट, R का इंटीग्रेशन कैपिटल R, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल R पावर 4 बाई 4 और डिनोमिनेटर का R स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन R स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो R स्क्वायर बाई 2 माइनस R स्क्वायर बाई 4, तो ये आ गया हमारे पास 2 पाई सिग्मा नॉट R स्क्वायर बाई 4। तो हमारे पास आया पाई सिग्मा नॉट R स्क्वायर बाई 2, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब है चार्ज डेंसिटी में लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे हमने बात किया सरफेस चार्ज डेंसिटी कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास एक लैमिना हो यूनिफॉर्म थिकनेस का। वैसे अब ये पेन है मान लो, या कोई वायर हो, जैसे ये वायर ले लें, कोई ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट हो, कोई कर्व्ड हो सकता है, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो हर जगह सेम होना चाहिए। तब वहाँ पर हम लोग
अगेन चार्ज जो है इसके वॉल्यूम पे है ना, चार्ज या मास से समझ लो, मास इसके वॉल्यूम में फैला हुआ है। तो अब अगर इसका कोई सर्टेन लेंथ का मुझे वॉल्यूम निकालना हो तो इस लेंथ का वॉल्यूम बराबर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह अगर सेम है तो फिर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ज़्यादा लेंथ होगा ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ज़्यादा चार्ज आएगा, यानी कि ज़्यादा चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बट अगेन तभी काम करेंगे जब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम हो। तो दिस विल बी यूज्ड फॉर, दिस इज यूज्ड फॉर rod or wire of uniform cross sectional area। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, कोई नहीं सर्कुलर हो, कोई नहीं स्क्वायर, कैसा भी हो सकता है। तो एक रैंडम लेकिन हर जगह सेम होना चाहिए। तो एक ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ इस तरह का कोई वायर ले लिया यूँ, जानबूझ करके मैंने थोड़ा सा अलग लिया है ताकि हमारे मन में ये ना बैठे कि इसका एरिया क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम होना चाहिए। तो ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक वायर है। इसकी कुछ सर्टेन लेंथ ले लेते हैं। इसका एक बहुत छोटी सी लेंथ ले लिया मैंने, ये लेंथ ले लिया dl, dx बोल दो। ये जो एरिया है दिस एरिया इज a, तो एरिया हर जगह सेम है तो ये एरिया भी a हो गया। ये जो छोटा सा आपको एलिमेंटल वॉल्यूम दिख रहा है, ये वॉल्यूम कितना हो गया, a इंटू dl हो गया ना। ये वॉल्यूम कुछ चार्ज कंटेन कर रहा है dq। तो एक फिर बोल रहे हैं dl, dq, dt, ये सब जो भी चीज़ होंगे बहुत ही इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल पॉइंट टाइप जैसा। तो इस लोकेशन पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा वो लिख देंगे dq अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख दिया हमने a dl। अब यहाँ पर नाम ही क्लियर, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को बोला उस जगह पे चार्ज dq अपॉन लेंथ dl, चार्ज अपॉन लेंथ। तो यहाँ पर जो आया हमारे पास एक चीज़ और आ गई कि रो और लैम्डा में भी रिलेशन आ गया। तो dq बाई dl की जगह हम लैम्डा लिख सकते हैं, तो लैम्डा बाई a। तो अब हमारे पास आ गया लैम्डा इज इक्वल टू a रो। तो लैम्डा और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का रिलेशन देख लिया। इसके पहले आपने रो और सिग्मा में रिलेशन देखा था। फिर एक बात और कि अगर इफ़ लैम्डा इज़ कांस्टेंट, अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो हम एक साथ काम कर सकते हैं। तो बोलेंगे लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो इंटीग्रेट करना होगा टोटल लेंथ। कैसे इंटीग्रेट करना होगा उसके लिए नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखो। तो देखें, एक ये चार्ज रिंग है, इसके एंगुलर पोजीशन थीटा पे इस लोकेशन पे, यहाँ पर इस जगह पर एंगुलर पोजीशन थीटा पर जो चार्ज है वो चार्ज है लैम्डा, चार्ज डेंसिटी लैम्डा नॉट साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। थीटा को हम 0 से 2 पाई घुमाएंगे, पूरी रिंग कवर करेंगे, पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि ओवरऑल चार्ज इसका पॉजिटिव होने वाला है। तो हमको बताना है कि बताइए कि इसमें टोटल चार्ज कितना होगा। तो इसकी रेडियस क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई है, इसको मान लो कि इसकी रेडियस r है। तो r रेडियस का ये रिंग है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेना चाहता हूँ रिंग का। तो रिंग का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया, ये एक लिटिल पार्ट ऑफ द रिंग है। ये जो लिटिल पार्ट है ये सेंटर पे कुछ एंगल जो सबटेंड कर रहा है वो एंगल
डी थीटा हो गया और इस एंड की एंगुलर पोजीशन थीटा। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आर्क लेंथ हो गया, इसका रेडियस आर है, तो इसकी जो लेंथ हो गया डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा हो जाना चाहिए। आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड एट दैट सेंटर। तो हमको पता है कि लैम्डा का मतलब होता है चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, तो डी एल लेंथ पे जो चार्ज हो जाएगा वो लैम्डा इंटू डी एल हो जाना चाहिए। लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। तो ये जो मैंने छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट किया हुआ है, इस एलिमेंट में चार्ज अगर डी क्यू हो तो ये डी क्यू क्या लैम्डा डी एल नहीं होना चाहिए, और डी एल हो गया आर डी थीटा। आप लैम्डा की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है उसको उठा के रखेंगे, लैम्डा नॉट साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से आर डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन अगर आपको पता है तो बढ़िया है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन बहुत आता रहेगा। तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा नॉट आर को तो बाहर निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। पूरा चार्ज चाहिए, इंटीग्रेट करिए। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करें कि जिससे पूरी की पूरी रिंग कवर हो जाए इस रेड वाले एलिमेंट के थ्रू। तो ये एलिमेंट यहाँ से घूमते हुए ऐसे घूमते हुए एक चक्कर लगा ले, तो इसके साथ जब ये यहाँ पर होगा तो थीटा 0 होगा और एक चक्कर लगाएगा तो थीटा 2 पाई रेडियन हो जाएगा। यानी कि थीटा को वैरी करना है 0 से 2 पाई रेडियन, और 0 से 2 पाई रेडियन वैरी कराने के बजाय हम इसको 0 से पाई बाई 2 वैरी करा दें और फिर इसको 4 से गुणा कर दें। ऐसा हमेशा नहीं होता है, ये हमारा एक इवन फंक्शन है इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा करना चाहिए क्योंकि आपको मैथ्स भी तो पढ़ना चाहिए में, है ना। और नहीं तो आप 0 से 2 पाई इंटीग्रेट कर लो। मैं तो सोच रहा हूँ कि 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेट करता हूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और आप 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करना और देखना क्या हमारे आपके आंसर एक आते हैं क्या। तो इसको इंटीग्रेट किया, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन टोटल चार्ज, इधर से 4 लैम्डा नॉट आर। साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, राइट, और डी थीटा 0 से पाई बाई 2। तो फिर 4 लैम्डा नॉट आर इंटीग्रेट करेंगे, 1 बाई 2 को बाहर निकाल लो, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, तो लिमिट लगा दोगे तो पाई बाई 2, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2। जब हम यहाँ पर थीटा की जगह रख देंगे पाई बाई 2 तो साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई 0, और जब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो साइन 0 भी 0 और साइन थीटा 0, तो यही बचेगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 4 लैम्डा नॉट आर, पाई पाई कट गई। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लैम्डा नॉट 4 लैम्डा नॉट आर, ये आ गया टोटल चार्ज। ओके, तो चार्ज डेंसिटी के बारे में बात हो गया। अब आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। हम चार्ज कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो अभी स्टार्टिंग में हम सिर्फ 3 के बारे में बात करते हैं। तो सबसे सिंपल मेथड तो ये है कि चार्जेस को रब करके, है ना, ऐसे 2 मटेरियल उनको रब करें तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है। और बहुत सारे एग्जांपल आपने देखे होंगे लोअर क्लासेस में, क्लासेस में नहीं, आप ऐसी प्रैक्टिकली देखे होंगे। तो जैसे ये एक रबर है, इसको किसी रॉड से रब करें तो दोनों ही बॉडीज़ में चार्ज आ जाता है, या ग्लास को सिल्क से रब करें दोनों ही बॉडीज़ में चार्ज आ जाता है। और तो इसका मतलब कि जब हम किसी 2 इंसुलेटर को आपस में रब करते हैं तो उनमें आपस में चार्जेस का आदान प्रदान हो जाता है। तो किसी बॉडी से चार्ज निकल के दूसरे में चला जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन गया उसमें पॉजिटिव और जिसमें गया वो नेगेटिव। और इसके एग्जांपल देखिए, जैसे कि अगर यहाँ पर आप देखो तो इस वॉल में बलून्स चिपके हुए हैं बिना ग्लू के। आप कर सकते हो, आप बलून लो, उसको आप हेयर में ऐसे थोड़ा रब करो, चार्ज हो जाएगा।
और इसको वॉल पे ला करके ऐसे रख दो, वहीं रुका रहेगा। अगर बहुत तेज़ हवा चल रही तो गिर जाएगा, लेकिन थोड़ी देर तक तो रुका रहेगा। तो आगे हम देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल अनचार्ज को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको रबिंग से इसमें एक चार्ज क्रिएट कर दिया गया। और दूसरा तो बहुत ही फेमस, आपने देखा होगा कुछ वैसे ही है। आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े काट लो और एक कॉम लो, कॉम को भी करो थोड़ा सा हेयर से। कॉम का अच्छा फ़ायदा ये है कि उसमें उसके दांत होते हैं, नुकीले होते हैं, तो जहाँ पॉइंटेड चीज़ होता है वहाँ पर चार्जेस का ज़्यादा अकुमुलेशन होता है। तो आप थोड़ा सा हेयर पे ऐसे से रब करो तो कुछ चार्जेस का आदान प्रदान हो जाएगा, तो कॉम चार्ज अप हो जाएगी। और आप भले ही पकड़े हो, उसका जो चार्ज होगा उसके पॉइंटेड एंड्स पे आ जाएगा। और फिर आप कागज़ के टुकड़ों के पास ले आओ तो वो कागज़ के टुकड़े उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। और कई बार आपने देखा होगा कि डोर की नॉब्स को टच करते हैं या ब्लैंकेट्स को कभी कभी जाड़े में टच करते हैं तो झटका लगता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये कुछ इनको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस चल नहीं रहे हैं, किसी एक जगह इकट्ठा हो गए हुए हैं और सडन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है। दैट्स वाई इसमें कंटिन्यूस चार्जेस का आदान प्रदान नहीं होता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो एक तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से हम चार्जेस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है जो सबसे ज़्यादा होता है, कंडक्शन। तो अगर कंडक्टिंग बॉडी है तो कंडक्टिंग बॉडी का मतलब कि एक रास्ता है जहाँ पर कंडक्टर, एक रास्ता है जिसके थ्रू चार्ज चल सकता है। तो एक कंडक्टर है, एक दूसरा कंडक्टर है, उसको आप एक कंडक्टिंग वायर से टच कर लो तो एक ब्रिज का काम करने लगेगा दोनों के बीच में। लेकिन चार्ज चलेगा या नहीं चलेगा किस बात पर डिपेंड करे। जैसे मतलब कि दो पानी के टैंक हो और उनके बीच में एक पाइप आप लगा दो, तो वाटर तभी चलेगा जब दोनों के लेवल का डिफरेंस होगा। दोनों के लेवल सेम होंगे तो वाटर, भले इधर की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो, वाटर फ्लो नहीं होगा। तो वाटर का फ्लो उनके लेवल पर डिपेंड करता है। वैसे चार्ज का फ्लो, उनके चार्ज का एक लेवल जिसको बोलते हैं पोटेंशियल, अगर उसमें डिफरेंस होगा तो उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए चार्ज चलेगा। लेकिन चार्ज चलेगा किस पे? एक कंडक्टर चाहिए। तो मान लो कि ये अनचार्ज हमारा कंडक्टर है और ये चार्ज कंडक्टर है और हमने इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो इस पर भी चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हम एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं कंडक्टर से कनेक्ट करके। और तीसरा है मेथड ऑफ इंडक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड में किसी मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल को बिना टच किए उसको चार्ज किया जाता है, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। तो कैसे करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक अनचार्ज स्फीयर है। अनचार्ज का मतलब ये नहीं कि चार्ज नहीं है, जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के चार्जेस हैं, पॉजिटिव है उसके पास प्रोटॉन्स के चार्जेस। लेकिन जब हम डायग्राम में पॉजिटिव दिखाएंगे, इसका मतलब कि उस जगह नेगेटिव नहीं। एक्चुअली ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो पॉजिटिव और नेगेटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिधर इधर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ऐसा कुछ इस तरह से यूँ, और इधर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव हैं, तो ये हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटली न्यूट्रल है। इसका जो स्टैंड है वो एक नॉन कंडक्टिंग है, ताकि इसका चार्ज बॉडी से स्टैंड में ना जा सके। अब मुझे इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है, क्या करें देखिए। एक इसके सामने हम एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को ले आते हैं, तो क्या होगा। अब आप ये बात समझिए कि वो जो बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, वो एटम में न्यूक्लियस के पास, वो इमोबाइल है, हिलने डुलने वाला इलेक्ट्रॉन है। तो अब पॉजिटिव इधर भी है, लेफ्ट में भी, राइट में भी। तो क्या होगा कि नेगेटिव से रिपेल होकर के इलेक्ट्रॉन इससे दूर भाग जाएंगे। तो इससे दूर वाले साइड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और पास वाले साइड में इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो पास वाले में इलेक्ट्रॉन कम है तो नेट पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूर नेट नेगेटिव हो गया। तो ये एक तरह से हमारी ये अभी भी न्यूट्रल है लेकिन पोलराइज्ड हो गया। तो इसके पास में पॉजिटिव और दूर नेगेटिव हो गया।
आप क्या करिए, इसको ऐसे ही रहने दें, इसको हम इससे तो कनेक्ट नहीं कर रहे हैं और इसको क्या करने वाले हैं, ये कुछ वैसे स्थिति है, इसको अब हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो ग्राउंड क्या करेगा, चूँकि इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, ये पॉजिटिवली इससे अट्रैक्टेड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड में चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ताकि इसका नेट पोटेंशियल ज़ीरो हो जाए। अब यहाँ पर कुछ चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, कुछ भी चले जाएंगे, तो इनके पास नेट पॉजिटिव बचेगा। इनके कारण, इसके कारण एक नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है, अपने चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा और ग्राउंड से जब कनेक्ट करते हैं तो टोटल पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है। ये आप आगे पढ़ोगे। तो अब चूँकि ग्राउंड से कनेक्ट करने पे टोटल पोटेंशियल ज़ीरो होना है, इसके कारण नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, तो अपने कारण पॉजिटिव आए। पॉजिटिव तब होगा जब नेट पॉजिटिव चार्ज हो, और नेट पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएं। इलेक्ट्रॉन चले गए ग्राउंड में। इतना करने के बाद अब इलेक्ट्रॉन तो चले गए, अब आप ये कंडक्टिंग वायर को रिमूव कर दो, आपके पास इलेक्ट्रॉन चलेगा, अब जो चलेगा वो चलेगा, अब तो वायर ही हट गया, अब तो नहीं आएंगे, यानी कि ये नेट पॉजिटिव ही रह जाएगा। अब चाहो तो नेगेटिव रॉड को दूर लेके चले जाओ, अब ये जितना भी पॉजिटिव होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हमारी कंडक्टर जो है वो अब एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई है। इसमें हमने जो टच किया है वो उस बॉडी से टच नहीं किया, ग्राउंड से टच किया। ओके, तो ये हो गए 3 मेथड। और भी मेथड हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मियोनिक एमिशन, उन सबको हम लोग सेपरेट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 मेन मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में बात किया। ओके, अब इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। एक डिवाइस होता है जो चार्ज डिटेक्ट करने के काम आता है और चार्ज करने के भी काम आता है। तो देखिए कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है और आप बड़े आसानी से बना भी सकते हो इसको घर में। इसका सिंपल डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। एक ये कोई भी कंटेनर है, इसमें आप कोई मेटल का वायर डिप कर दो और इधर थोड़ा सा उसका सरफेस एरिया बढ़ा लें ताकि हम चार्ज ज़्यादा खींच सकें। और यहाँ पर 2 एल्युमिनियम की फॉयल लटका दीजिए जो इलेक्ट्रोड्स का काम करेगा। थोड़ा सा गैप हो जाए ताकि वो रिपेल मतलब घूम सकें अगर हमें चार्ज दिया जाए, मतलब ये इनके मूवमेंट से पता चलेगा चार्ज के बारे में। तो ये चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो हमको बताता है कि बॉडी में चार्ज है कि नहीं। देखें कैसे काम करता है ये। तो जैसे ये इसके कुछ केसेस हैं। तो पहली बात तो हमने बता दिया कि ये चार्ज को डिटेक्ट करता है। और क्या करता है, अब जैसे मान लो कि ये इसका इलेक्ट्रोड है, ये अपने आप में, अब इसको हम टच नहीं कर रहे हैं, ये न्यूट्रल था। इधर से हमने एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को लाया, एकदम वैसे ही जैसे पीछे हुआ था। एक अनचार्ज बॉडी के सामने पॉजिटिव चार्ज को लाएं तो क्या होगा, उसकी ओर नेगेटिव चला जाएगा। तो अब ये पूरा का पूरा न्यूट्रल है, तो इसके पास पॉजिटिव आया तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के पास में आ गए। इधर फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो ये थोड़े से फैल जाएंगे। अगर अब हमने कैसे पता है ये फैल गया, तो मान लो कि हम कैसे पता करेंगे, जैसे मान लो कि ये 2 इसके फॉयल हैं, ऐसे कोई चार्ज नहीं है ऐसे पास में, इसके ऊपर हमने कोई चार्ज लाया, कोई बॉडी लाया, उसके बॉडी लाने से वो ऐसे ही पड़ा है, यानी कि वो बॉडी हमारी अनचार्ज बॉडी, लेकिन उसके बॉडी लाने के बाद उसके फॉइल्स फैल गए। तो हम क्या डिसाइड करेंगे, हम ये डिसाइड करेंगे जो बॉडी हमने पास में लाई थी वो चार्ज बॉडी रही होगी। अगर वही काम हम करें अच्छा, इसमें जो ये जो चार्जेस हैं ये इंडक्शन से है। इंडक्शन से जो चार्ज आता है बहुत कम आता है। अगर हम वाकई उसको टच कर दें तो बिना टच किए तो ऑलरेडी वो फैला था, टच कर देंगे तब तो बहुत ज़्यादा चार्ज वाकई आ जाएगा तो और फैल जाएगा। तो इससे हम क्या बता देंगे, हम प्रेजेंस ऑफ चार्जेस बता देंगे। तो अब आप देखो कि इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रोस्कोप को यहाँ पर इस फॉयल को चार्ज किया और इसको बिना टच इंडक्शन से चार्ज किया, यहाँ पर कंडक्शन से चार्ज किया।
और चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से हम ये बता देंगे कि चलो वो जो चार्ज है उसका जो साइन है वो क्या है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, सिंपल। तो इस एग्जाम्पल में एक ये पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल कंडक्टर है ये इम्पोर्टेंट। तो ये एक अनचार्ज कंडक्टर है। अनचार्ज कंडक्टर का मतलब कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन, ओवरऑल न्यूट्रल। तो पॉजिटिव चार्ज को देख करके ये सारे इलेक्ट्रॉन, सारे नहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसके पास वाले सरफेस पे आ जाएंगे। इनके पास रास्ता नहीं तो जंप करके चले जाते हैं। और इधर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी कि यहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब कूलम फोर्स लगेगा, थोड़ा सा हमने पढ़ा नहीं, अभी इसका अगले लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा कि जो फोर्स होता है वो चार्जेस की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओवरऑल न्यूट्रल है। अगर मैं इस चार्ज को दो ग्रुप में बांट दूं, एक ये ग्रुप हो गया और एक ये नेगेटिव चार्ज और ये दूसरा ग्रुप हो गया। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास में है, तो इस ग्रुप पे इस पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कुछ यूँ, इसको बोला हमने F1। और इस ग्रुप पे, फार्दर वाले ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज का रिपल्शन लगेगा, इसको बोला F2। चूँकि फार्दर वाला ग्रुप नियरर ग्रुप से दूरी पर है, तो ये फोर्स F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा F1 से कम होगा। तो अब इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है कुछ ऐसे F1 और ये हो गया F2। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा F नट। और चूंकि ये F नट प्लस Q की ओर लग रहा है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स है, का मतलब ये हुआ कि एक न्यूट्रल कंडक्टर भी अट्रैक्ट कर सकता है चार्ज बॉडी को। सो अट्रैक्शन इज नॉट अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो अगर दो बॉडी रिपेल कर रहे हैं तो 100% चार्ज होगा उनमें, अट्रैक्ट कर रहे हैं तो बिना चार्ज के भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यही बात अगर ये नेगेटिव होता है यहाँ पर, तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव होता और नेगेटिव से दूर नेगेटिव होता, अभी भी वही होता। पास वाले का अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता दूर वाले के ग्रुप से, नेट अभी भी अट्रैक्शन होता। ओके, एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं आज की क्लास का। तो अब इस एग्जांपल में 5 बॉल्स हैं ABCD, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और उन इन्फॉर्मेशन की सहायता से हमें ABCD के चार्जेस के बारे में बात करनी है। तो पहले मैं बॉल्स को बना लेता हूँ, फिर इन्फॉर्मेशन देखते चलते हैं। ABCD और E। तो पहला इन्फॉर्मेशन है कि A B को अट्रैक्ट कर रहा है, A और B में अट्रैक्शन है, और A और C में, A और C में रिपल्शन है। इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। A को ये खींच रहा है इधर और B को इधर खींच रहा है, अट्रैक्शन हो गया। A और C में रिपल्शन, इसका मतलब 100% A और C चार्ज बॉडीज हैं। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इतनी बात से ये क्लियर हो गया कि ये रिपल्शन होगा और दोनों के साइन सेम होंगे। रिपल्शन जो होता है वो सिमिलर चार्ज, दोनों A और C चार्ज हैं और सिमिलर चार्ज। अच्छा, तुरंत हमको ये दिख गया, C वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। A इज़ यहाँ लिखना चाहिए था, A इज़ नेगेटिव चार्ज। तो A का तो पता चल गया, A नेगेटिव चार्ज है, रिपल्शन A और C में हो रहा है, तो यानी कि दोनों चार्ज होंगे और सेम तरह के चार्ज होंगे तभी रिपल्शन। तो C का भी चार्ज पता चल गया। A और B में अट्रैक्शन हो रहा है, तो हमको पता है कि एक अनचार्ज भी अट्रैक्ट कर सकता है, और इन्फॉर्मेशन से देखेंगे। D अट्रैक्ट्स B, D अट्रैक्ट्स B बट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन E। D का कोई भी असर E पर नहीं है। अच्छा, A
नेगेटिवली चार्ज है और बी और ई दोनों को अट्रैक्ट करता है। अब आप थोड़ा सा ई के बारे में देखिए। ई जो है डी तो बी को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इसका कोई भी असर ई पर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? दो बॉडी में एक भी बॉडी चार्ज हो तो फिर अट्रैक्शन हो सकता है, और दोनों ही चार्ज होंगे तो फिर अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकता है। तो डी का कोई भी असर ई पर नहीं, तो इसका मतलब कि डी और ई दोनों ही न्यूट्रल होने चाहिए। क्लियर बात? अगर दोनों में से सब, पहली बात तो ये कंडक्टिंग बॉल्स हैं, दोनों में से कोई भी एक बॉल कंडक्टिंग होती तो अट्रैक्शन हो जाता है, दूसरी, और दोनों ही चार्ज होती सेम या अलग तो अट्रैक्शन रिपल्शन हो सकता है। इसको लगा कि डी और ई तो न्यूट्रल हो गए। अब ये वाली बात को फिर से देखिए, ए अट्रैक्ट्स बी, नहीं, डी अट्रैक्ट्स बी। अब डी न्यूट्रल है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छा न्यूट्रल और न्यूट्रल तो अट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब कि बी के पास चार्ज होना चाहिए, और ए जो है वो बी को अट्रैक्ट कर रहा है और बी नेगेटिव है, यानी कि बी के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो सारे के आ गए हमारे पास चार्ज, ए का चार्ज नेगेटिव, बी का चार्ज पॉजिटिव, सी का चार्ज नेगेटिव, डी एंड ई आर न्यूट्रल्स। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अगली क्लास में हम लोग एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जो वाकई पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फाउंडेशन होगा, जो होगा कूलम्स लॉ।